हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा है, इसके संदर्भ में जो गठित हुई थी आयोग और समितियाँ, उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लाइनें दी हैं। सबसे हम लोग उसको देख लेते हैं। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। इसमें बताया जा रहा है कि सभ्यताओं के विकास के साथ साथ जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए विद्यालय क्या किया गया, स्थापित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास है वो बहुत पुराना है, क्योंकि दोस्तों वो गुरुकुल जमाने से ही चला जा रहा है। ठीक है, इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुल में देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक जब युग था उसमें गुरुकुल में गुरु और छात्र द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, गुरु छात्रों को क्या करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। इसके पश्चात बौद्धिक युग में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो गुरुकुल में दी जाती थी, उसके बाद जो बौद्ध युग आया तो उस समय कहाँ पे मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसमें दोस्तों और देख लेते हैं। शिक्षा का माध्यम जो बौद्ध धर्म था उसमें जो शिक्षा का माध्यम क्या था, वो पाली भाषा था। उसके बाद मुस्लिम युग आया। ठीक है, उसमें जो शिक्षा कहाँ पे प्रदान की जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा वो मकतब में प्रदान की जाती थी, और माध्यमिक जो शिक्षा थी वह मदरसों में प्रारंभ किए जाते थे। ठीक है, और देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या आया, ब्रिटिश युग आया। ठीक है, ब्रिटिश युग में ब्रिटिश जो शासक थे ये समांतर शिक्षा के प्रति उदासीन थे। ठीक है, जो ब्रिटिश शासक थे वो शिक्षा के प्रति क्या थे, उदासीन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में आना, व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, देश को पर्याप्त भूभाग पर अपना शासन कर लिया, मतलब शासन स्थापित कर लिया, और इसके बाद वहाँ की बागडोर जो वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हाथों में दे दिया गया। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, और उसकी सत्ता राजनीतिक रूप से धारण कर लिया। ठीक है, उन्होंने जो सत्ता था भारत में राजनीतिक रूप से उन्होंने धारण कर लिया, और अपने इस सत्ता को चिर अस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों को शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। ठीक है, जो जो कंपनी थी वो भारत में, ठीक है, शिक्षा के प्रति जो ध्यान देना वो अनिवार्य कर दी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा का आरंभ होता है। ठीक है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसी से क्या होता है, जो भारतीय शिक्षा का वो आरंभ होता है, प्राथमिक शिक्षा का। चलिए देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु क्या क्या प्रयास किए। चलिए, तो हमारे देश के अंदर जो ब्रिटिश शासन थे उसमें शिक्षा पे कितना उन्होंने जोर दिया है, कितना प्रयास किया, उस बारे में कुछ लाइनें हम लोग अच्छे से देखेंगे। सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि जो 1765 थी उसमें कंपनी की क्या थी, शिक्षा नीति सिर्फ प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित रही, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, 1765 तक प्राथमिक शिक्षा देने का एक लक्ष्य लिया गया था, लेकिन उसके उपरांत उन्होंने शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित कर दी। ठीक है, उच्च शिक्षा देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत बहुत से कॉलेज खोले गए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इस हेतु जो 1781 में कलकत्ता में क्या किया गया, मदरसा कॉलेज। ठीक है, मदरसा जो मुस्लिम शिक्षा के लिए था, और 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानून, ठीक है, ये जो विद्यालय, सॉरी दोस्तों, इन्होंने जो कॉलेज खोले थे इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो नवयुवक थे उनको, जो मुस्लिम वर्ग थे उसको मुस्लिम कानून, और जो हिंदू वर्ग थे उन्हें हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानून में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, जो उसमें अंग्रेजी न्यायाधीश थे वो उन भाषाओं को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मुस्लिम वर्ग से मुस्लिम शिक्षा प्रदान किया गया और हिंदू वर्ग से हिंदू शिक्षा प्रदान किया गया, जिससे जो वहाँ के न्यायाधीश थे उन्हें मतलब कि सहायता प्रदान कर सके वो लोग जो शिक्षित हो जाए अंग्रेजी में। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता नगर में की गई। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना जो उसमें तत्कालीन गवर्नर कौन थे, वो जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। इनके द्वारा ही सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता नगर में क्या किया गया, खोला गया। ठीक है, यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। ठीक है, ये जो कॉलेज था वो जो सैनिक थे इसके सॉरी दोस्तों, जो कॉलेज था ये असैनिक जो कर्मचारी थे उनके लिए खोला गया था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता, जो भारतीय भाषाएं थी उसके अनुसार हिंदू मुस्लिम कानून और भारतीय इतिहास की शिक्षा उसमें प्रदान की जाती थी। ठीक है, तथा अंत में 1818 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और 1818 ईस्वी में पूना में भी क्या किया गया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ये अंग्रेज लोग का हमारे देश पर शासन करना एक तरीका था। ठीक है, और देखते हैं 1813 जो आज्ञा पत्र आया था। 1813 का आज्ञा पत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कंपनी इसमें देखिए कुछ पॉइंट दिया है, कंपनी किस साहित्य जो इसमें से उसमें विवाद था पाश्चात्य और पाश्चात्य साहित्य में। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करेगा, ठीक है 1813 का आज्ञा पत्र था, साहित्य का किस भाषा में प्रसार किया जाएगा, ये प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तब आप लोगों को कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनर्वर्तन किया जाता था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो आज्ञा पत्र था प्रत्येक 20 वर्ष पर, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन या पुनरावृत्ति किया जाता था। ठीक है, उस समय को देख के इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस संबंध में या इस उद्देश्य में जो 1833 में उसमें आज्ञा पत्र को जो पार्लियामेंट था वहाँ का उसमें इन्होंने प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इस आज्ञा पत्र ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। ठीक है, जो प्राच्य लोग थे और पाश्चात्य लोग थे, ठीक है, इसमें इन्होंने विवाद हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे चल बताऊंगा प्राच्य और पाश्चात्य का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। ठीक है, ये जो आज्ञा पत्र आया था इसमें अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को क्या एक नई दिशा में मोड़ दिया। ठीक है, चलिए इसको और देखते हैं। 1813 का जो आज्ञा पत्र था वो 83, ठीक है, 83वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया। ठीक है, जो 1813 का आज्ञा पत्र आया था उस धारा के तहत 43 धारा के तहत भारतीयों की शिक्षा का जो उत्तरदायित्व वो किसको, वो कंपनी को दे दिया गया और उसे उनकी शिक्षा के प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। ठीक है, मतलब कि उनके लिए जो शिक्षा प्रदान की जाए उसके लिए प्रति वर्ष कितना 1 लाख की धनराशि है उस शिक्षा पे व्यय करने का आदेश दिया गया। आप उसको कितने अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, 1 लाख रुपये आपको एक साल के अंदर दिया जाएगा। किंतु धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया था। ठीक है, इस धारा में ये एक बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए। ठीक है, जो उसमें तो 1 लाख की बात तो की गई लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार उस पैसा को खर्च किया जाएगा। ठीक है, उस शिक्षा के अंतर्गत प्राच्य शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर, ठीक है, जो प्राच्य शिक्षा थी उस पर किया जाए या जो आपका पाश्चात्य शिक्षा था उस पर किया जाए। ठीक है, फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनियों के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हो। ठीक है, जो आपका 1 लाख रुपए की बात हुई थी वो यह स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था कि वो पाश्चात्य में खर्च होगा या पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसमें खर्च होगा। इसी को लेके कंपनियों के जो कर्मचारी थे उनमें विवाद हो गया, ठीक है, विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है,
किसकी संज्ञा दी गई? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले दो मुख्य दल, ठीक है, जो प्राच्यवादी थे, जो, ठीक है, और जो एक क्या थे, वो पाश्चात्यवादी थे। ये दोनों दल चाहते थे कि भारतीयों को उनकी प्राचीन साहित्य, भाषा और संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, ठीक है। इसके जो फेवर में थे कौन कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, जॉन नेथन थे, डंकन विल्सन थे, इस दल के समर्थक थे, ठीक है। कौन से दल के? वो प्राच्यवादी के, ठीक है। प्राच्यवादी में जो भारत का साहित्य है उसको बात की गई थी, जो भारत की शिक्षा थी उसकी बात की गई थी, ठीक है। जो भारत का साहित्य था उसमें ये जो आपका प्राच्य शिक्षा थी उसमें ये सब बातें की गई थी। लेकिन जो पाश्चात्यवादी दल के थे इनका क्या मत था, चलिए देख लेते हैं। जो आपका पाश्चात्यवादी दल में कंपनियों के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे, ठीक है। जो आपके पाश्चात्यवादी थे, जो आधुनिक शिक्षा थे उसमें उस कंपनी के नवयुवक थे, और जो कौन थे? वो मिशनरी थे, ठीक है, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने प्राच्यवादी नीति का जमकर विरोध किया, ठीक है। जो हम लोग की शिक्षा थी, साहित्य शिक्षा थी, जो प्राच्य शिक्षा थी, उसका इन्होंने विरोध किया। किसने विरोध किया? जो पाश्चात्यवादी के दल के समर्थक थे या वो मिशनरी थे, इन्होंने प्राच्यवादी जो शिक्षा थी उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा और साहित्य पुरातन हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने इस बात पे विरोध किया कि जो हम लोग की प्राचीन शिक्षा थी, जो साहित्य शिक्षा थी, वो क्या है? वो पुराना हो गया है, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं है। अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराया जाना चाहिए, ठीक है। ये मिशनरी लोग क्या चाहते थे? जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग, ये लोग चाहते थे कि भारत में जो साहित्य की शिक्षा है वो पुरानी हो चुकी है। भारत के लोग हैं उनका मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए और विज्ञान से भी उनको अवगत कराया जाए, ठीक है। और इसमें देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वास्तव में पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रसार का किसी निस्वार्थ भावना से नहीं वरन निज हित की भावना से प्रेरित होकर किया, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत के अंदर जो यूरोपीय थे वो ज्ञान और विज्ञान का प्रसार किसी निस्वार्थ की भावना से नहीं कर रहे थे। उनका उसमें क्या था? निजी हित था, ठीक है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया। उन्हें अपने व्यापारिक और प्रशासकीय कार्यालयों के लिए अंग्रेजी शिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता, ठीक है। वो जो प्रशासकीय कार्य थे, जो कार्यालय थे, उसमें काम करने के लिए जो वर्कर थे या बाबू वर्ग थे उन्हें देने के लिए ये अंग्रेजी वर्ग के लिए बच्चे या मतलब कि उनको शिक्षित लोग चाहिए था अंग्रेजी वर्ग के। इसलिए दोस्तों उन्होंने हमारे देश के अंदर इंग्लिश शिक्षा पे बहुत ही जोर दिया, ठीक है। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट लाइन। इस प्रकार प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन 1834 तक चलता रहा, ठीक है। ये जो प्राच्यवादी थे जो हिंदी साहित्य के समर्थक थे और जो पाश्चात्यवादी थे जो अंग्रेजी साहित्य के समर्थक थे, इन दोनों का विवाद 1834 तक चलता रहा। अंत में 1835 में लोक सेवा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचार को तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सम्मुख निर्यात प्रस्तुत किया, ठीक है। उस समय जो शिक्षा समिति के मंत्री के दोनों दलों के विचार को उन्होंने देखा और तत्कालीन उसमें जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। इनके सम्मुख वो सब बातें प्रस्तुत किया गया है। चलिए आप देखते हैं, अब इसमें देखते हैं मैकाले का विरोध पत्र जो 1835 में आया था, ठीक है। जो लॉर्ड मैकाले अभी इनका भी जो अपने विचार दिए थे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ लाइनें देखते हैं। 10 जनवरी सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया, ठीक है। 10 जून 1834 में इन्होंने कानून सदस्य के रूप में भारत में आए, ठीक है। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। जब इन्होंने आया, कौन आया? लॉर्ड मैकाले जो भारत में आए, उस समय कौन सा विवाद चल रहा था? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, ठीक है। यह एकदम
उग्रतम हो गया था, उस समय इसका विवाद अपने चरम सीमा पर था। बैटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। ठीक है, जो उस समय के लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, गवर्नर थे, इन्होंने क्या काम किया, जो लॉर्ड मैकाले आए थे उनको बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति जो है इन्होंने नियुक्त कर दिया और इस विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। ठीक है, ये जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था इसका सुलझाने के लिए इन्होंने लॉर्ड विलियम बैटिंग से कहा कि आप कोई कानूनी सलाह दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के व्यक्तित्व का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बैटिंग के पास भेज दिया। ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने इस पक्ष जो आपका पाश्चात्य और पाश्चात्य जो विवाद था उसको देखा और इन्होंने जो 48वीं धारा थी उसमें अंकित जो 1 लाख रुपए की धनराशि की बात की गई थी जो व्यय किया जाए, लेकिन ये किस पे व्यय किया जाए इसी बात का विवाद था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो सूक्ष्म अध्ययन है, ठीक है, उस पर अपना अध्ययन किया और अपना सलाह में एक विवरण पत्र 2 फरवरी सन 1835 को जो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे वहाँ गवर्नर थे उनको सौंप दिया। चलिए हम लोग देखते हैं जो मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र दिया उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। पहला, 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक, जो 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की बात की गई थी यह सरकार के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपने अच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। ठीक है, ये वह जो धनराशि दी गई थी वो अपनी इच्छा अनुसार सरकार किसी के ऊपर भी वो अपना कर सकती थी, प्राच्य या पाश्चात्य के ऊपर। ठीक है, चलिए और देखते हैं सेकेंड, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने साहित्य पर जोर देते हुए कहा कि जो साहित्य शब्द है इसमें सिर्फ आप संस्कृत और अरबी को ही नहीं, इसमें जो अंग्रेजी के साहित्य उसको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो उन्होंने तीसरा अपना मत दिया था, भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी ही सकता, इसमें कुछ मिसिंग है, साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है। और देख लेते हैं इनका आज्ञा पत्र की 83वीं धारा की व्याख्यान करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया। ठीक है, इन्होंने जो प्राच्य शिक्षा था और जो साहित्य था, ठीक है, इस पे इन्होंने प्रबल खंडन किया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने भी जो लॉर्ड मैकाले थे इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी, ठीक है, या विज्ञान की शिक्षा थी, इस पे इन्होंने क्या किया, अपना एकदम समर्थन दिया। ठीक है, शक्तिशाली रूप से जो पाश्चात्य शिक्षा थी इस पे। ठीक है, इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। ठीक है, और इस पे तथ्य पे लॉर्ड मैकाले ने बोला कि जो भारतीय साहित्य है वो क्या है, निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और अंग्रेजी शिक्षा क्या है, बहुत ही समृद्ध इन्होंने बताया अंग्रेजी शिक्षा को। ठीक है, और देख लेते हैं, इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लॉर्ड मैकाले थे अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ये एक ऐसे वर्ग को तैयार करना चाहते थे जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो। ठीक है, रंग और रक्त में भले ही भारतीय हो पर रुचियों, विचारों और जो नैतिकता और विद्वान में, ठीक है, अंग्रेजी हो। ठीक है, अंग्रेजी के समान अपना विचार रखता हो, या उसके रुचियाँ हो, या उसके विचार हो, या उसके नैतिक गुण है। ठीक है, मैकाले द्वारा ये कुछ एक लाइनें मैकाले द्वारा कहा गया था। मैकाले
शिक्षा द्वारा भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में भारतीय हो परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचार में अंग्रेज हों। ठीक है, ये इनका सोच था लॉर्ड मैकाले का। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसके दोस्त भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ। ठीक है, इनके जो विवरण पत्र था उससे भारतीयों में क्या फूट का बीजारोपण हुआ। सेकेंड है भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का अवहेलना की गई। ठीक है, जो भारतीय साहित्य और संस्कृति थी उसकी अवहेलना लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई। भारतीय धर्म की भी इसके द्वारा अवहेलना हुई। भारत में ऐसे शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को क्या प्रदान थे, दृढ़ता प्रदान थे। ये सब क्या है, नीति के दोष थे। और अच्छे प्रभाव क्या हुए, चलिए देख लेते हैं। विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। ठीक है, ये दोस्तों देखिए ये इस वाले में होगा। ठीक है, दोष वाले में। अब इसमें देखिए भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुले। ठीक है, भारत के लिए जो विस्तृत ज्ञान है इसका द्वार खुल गया, इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना। और तीसरा था भारत में राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसके कुछ अच्छे प्रभाव थे लॉर्ड मैकाले के जो विवरण पत्र था। अब दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे थे 1833 के आदेश पत्र का। ठीक है, इसमें और कुछ लाइनें दी हैं, देख लेते हैं। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के लिए, ठीक है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। ठीक है, जो 1835 का आदेश था भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचार का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित रूप से घोषित किया। ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण दिया था उसका इन्होंने स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति जारी किया। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उसमें गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित या निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन को सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जाए। ठीक है, जो पैसा की बात की रही, इसका जो संपूर्ण जो पैसा है वो किसके लिए? अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जाए, व्यय किया जाए। अंग्रेजी की शिक्षा पर इन्होंने भी जोर दिया था। और देखते हैं जो आपका प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था उसका अंत कब हुआ? उसका अंत 1839 में हुआ। और किस बात से वो, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किस प्रकार हुआ? ठीक है, एक प्रश्न कर रहा है, मैंने इसको ले लिया था ऐसे ही कि आपके अंदर जिज्ञासा होगा। विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान की। जो विज्ञप्ति जारी हुई इसके थ्रू सरकार की शिक्षा नीति को एक निश्चित क्या हुआ? दिशा प्रदान कर दी गई। और वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत न कर सकी। ठीक है, लॉर्ड बेंटिंक जाने के बाद, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने भारतीय गवर्नर जनरल का पद संभाला। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक चले गए लेकिन उसमें इसका विवाद का अंत नहीं हुआ। उसके बाद कौन आए? ऑकलैंड आए। ठीक है, भारत आए, नया गवर्नर जनरल का पद उन्होंने संभाला। ठीक है, इन्होंने क्या अपना दिमाग लगाया, चलिए देख लेते हैं। ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। इन्होंने अपना विचार दिया था कि ऑकलैंड जो थे कि जो प्राच्य शिक्षा, जो भारतीय साहित्य शिक्षा थी, इसमें कुछ और धन व्यय कर दिया जाए तो ये जो आपका प्राच्यवादी जो आंदोलन है यह स्थगित हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। ठीक है, जो प्राच्यवादी थे उसके ऊपर उन्होंने 31,000 अधिक रुपये धन देने की घोषणा कर दी। किसने? जो उसमें कि गवर्नर थे ऑकलैंड थे। ठीक है, इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया और इसके फलस्वरूप लंबे समय से जो चल रहा था विवाद वो अंत हो गया, इसका खत्म हो गया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वुड का आदेश पत्र। ठीक है, या वुड का घोषणा पत्र। चलिए दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।